नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विजय पिंगोले क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर जो है वो हमने जैसे कि पिछली क्लास में हमने यहाँ पर जो है वो बात की थी उत्तर वैदिक काल के, हमने राजनीतिक जीवन की यहाँ पर बात कर रहे थे। तो राजनीति की बात कर ली थी और यहाँ पर जो है वो सामाजिक जीवन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ पर जो है वो सारी यहाँ पर बातें कर ली थी कि समाज कैसा था, समाज कितने वर्णों में था, सभी वर्णों के बारे में डिटेल से बात कर लिया था और जो है वो उनके निम्न इकाइयों के बारे में भी बात कर लिया था। अब यहाँ पर जो है वो बात यहाँ पर काफ़ी कुछ टॉपिक और रह गए, जैसे कि अगर बात करूँ तो महिलाओं के ऊपर, और महिलाओं के साथ साथ में प्रमुख विदेशी महिलाएं कौन कौन सी रही थी, उसके साथ साथ में विवाह कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, विवाह के साथ में हमें यहाँ पर जो है वो संस्कार, इन चीज़ों को यहाँ पर जो है वो आज कंप्लीट करने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो हम यहाँ पर बात करें किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर रहे कब से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये था। अब यहाँ पर बात करेंगे किसकी, सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन, यह हमारी दूसरी क्लास है। सामाजिक जीवन की हम बात कर रहे हैं, वो ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप पहले देख लेना। अभी इसके बारे में बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें सामाजिक जीवन में सबसे पहले अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आते आते यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर जो है वो खराब हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, सभा समिति में यहाँ पर जो है उनको भागीदारी निश्चित थी और मतलब सुनिश्चित थी, और विद्या में भी यहाँ पर जो है वो विद्या भी ग्रहण करती थी। बट यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में आते आते इनकी यहाँ पर स्थिति कमज़ोर हो गई और यहाँ पर जो है वो इनका उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया गया। उपनयन संस्कार की बात करें तो उपनयन संस्कार होता है जो विद्या ग्रहण करने से पहले यहाँ पर जो है वो गुरु के पास भेजने से पहले एक संस्कार करते हैं, गुरु के विद्या ग्रहण करने से पहले। तो उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया, निषेध कर दिया गया कि महिलाएं जो है वो उपनयन संस्कार नहीं कर सकती है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें देखने को मिली। तो बात करें यहाँ पर देखिए सभी पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। उसमें बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को सभा और समिति में प्रवेश निषेध कर दिया। क्या कर दिया? निषेध यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ पर प्रवेश जो था वो बंद कर दिया गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इनकी जो है वो क्या था, स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई? दयनीय हो गई। और बात करें तो स्त्रियों या लड़कियों को उपनयन संस्कार नहीं होता था। और इसी के साथ में यहाँ पर शूद्रों का भी यहाँ पर उपनयन संस्कार नहीं होता था। किसका? शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो महिलाओं के द्वारा यहाँ पर जो है वो दयनीय स्थिति हो गई थी। और यहाँ पर जो है वो आगे चलते हैं। आगे बात करें तो स्थिति तो दयनीय हो गई थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो है वो हमें 3 से 4 या 5 यहाँ पर जो है विदुषी महिलाएं मिली। तो प्रमुख विदेशी महिलाओं की बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो किसकी? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो उधर प्रमुख विदुषियाँ। तो प्रमुख विदेशी में अगर पहले की बात करूं तो पहले हमें देखने को मिलती है कौन सी? गार्गी। और इसके अलावा बात करें
इसके अलावा बात करते हैं तो कात्यायनी, कात्यायनी। इसके अलावा और बात करें तीसरा तो मैत्रेयी। तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो महिलाएं यहाँ पर देखने को मिली उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में हमने बात की थी घोषा, पाला, लोपामुद्रा, उनकी बात की थी, जो है चंपा, उनकी बात कर ली थी। उत्तर वैदिक काल की जो है वो प्रमुख महिलाएं गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी थी, उत्तर वैदिक काल में कौन सी थी। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा भी जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप इनको यहाँ पर जो है वो देखते रहिए, ध्यान से रखना। इसके अलावा बात करें यहाँ पर आगे बात करते हैं और आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। और इनके साथ साथ में देखिए मैंने बताया था कि शूद्रों को यहाँ पर जो है वो उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। तो उपनयन संस्कार शूद्रों का नहीं होता था, केवल वैश्य, क्योंकि जो अध्ययन उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि अध्ययन कौन कौन कर सकता था। तो वैश्य कर सकते थे, क्षत्रिय कर सकते थे और ब्राह्मण कर सकते थे। शूद्रों को अनिवार्य नहीं, ये शूद्र जो है वो अध्ययन नहीं करते थे, इसलिए उपनयन संस्कार भी जो है वो शूद्रों का अनिवार्य नहीं था, उपनयन संस्कार नहीं करते थे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर गोत्र, जो है वो गोत्र भी यहाँ पर जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलती है, गोत्र प्रथा या गोत्र का प्रारंभ। तो उत्तर वैदिक काल में हमें और क्या देखने को मिलती है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र का भी प्रारंभ हो गया। किसका? गोत्र का भी यहाँ पर जो है वो प्रारंभ किस में हो गया, जो है वो उत्तर वैदिक काल में। और गोत्र जो मानते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि पिंगोलिया हूँ मैं, तो पिंगोलिया गोत्र से अभी शादी नहीं कर सकता, यानी एक गोत्र होता है, उस गोत्र के से विवाह नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे गोत्र का निर्माण हुआ, गोत्र के निर्माण होने से यहाँ पर जो है वो अंतर गोत्रीय विवाह निषेध कर दिया गया, यानी अंतर गोत्रीय अपने ही गोत्र में जो है वो विवाह नहीं कर सकते थे, दूसरे गोत्र से विवाह कर सकते थे। और आपको मैंने बात कहा था कि समाज जो था वो काफ़ी कठोर हो गया था, समाज में वर्ण व्यवस्था काफ़ी दयनीय हो गई थी, काफ़ी कठोर हो गई थी। कर्म यहाँ पर कर्म और गुण आधारित नहीं होके क्या हो गई थी, जो थी वो जन्म और वंशानुगत यहाँ पर जो है वो हो गई थी। और इनके सभी के अलग अलग वर्णों के हिसाब से जो है वो कर्म यहाँ पर, कर्तव्य यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। किसके अनुसार? ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार। इसके अलावा बात करें आगे तो अंतर्गोत्रीय विवाह यहाँ पर निषेध हो गया था, और गोत्र की प्रारंभ जो उत्तर वैदिक काल में ही यहाँ पर देखने को मिलता है, आपस में गोत्रीय विवाह नहीं कर सकते थे। अब इसके अलावा यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर अंतर्जातीय गोत्र, ये सब चीज़ें हो जाने के बाद में जो है वो महिलाओं के यहाँ पर बात आती है कि एक तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार यहाँ पर बात करें तो 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें से 4 जो थे वो अच्छे माने जाते थे। 8 प्रकार के होते थे, जिसमें से 4 अच्छे माने गए और 4 यहाँ पर जो है वो बुरे विवाह माने गए। तो यहाँ पर जो है वो 8 प्रकार के हुए। उसके बाद में बात करेंगे संस्कार के बारे में। जो संस्कार यहाँ पर मनुस्मृति के अनुसार 16 संस्कार देखने को मिलते हैं। तो 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, वो सभी चीज़ें करते हैं। तो हम सबसे पहले विवाह की बात करते हैं कि महिलाओं के विवाह हमें कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो विवाह वाला पॉइंट की बात करें तो विवाह हमें यहाँ पर जो है वो कितने प्रकार के, मनुस्मृति के अनुसार यहाँ पर जो है वो 8 प्रकार के देखने को मिलते हैं। बट इसके अलावा अगर बात करें तो मोटे मोटे तौर से देखें तो हमें 2 प्रकार से भी देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से अगर बात करें तो 2 प्रकार हमें यहाँ पर क्या है देखने को मिला। तो हमें यहाँ पर एक उपनयन हमें यहाँ पर एक तो यहाँ पर, इसके अलावा एक मोस्ट यहाँ पर पॉइंट डाल के रखिएगा कि यहाँ पर विवाह जो थे प्रकार से पहले एक मोस्ट यहाँ पर डाल लीजिएगा
कि यहाँ पर जो है वो बहुपत्नी विवाह भी यहाँ पर जो है वो बहुपत्नी प्रथा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन सी प्रथा? चलिए विवाह से पहले हम थोड़ा सा प्रथाओं के बारे में देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं? प्रमुख प्रथाएं। तो प्रमुख प्रथा की बात करें तो यहाँ पर जो थे, एक नोट डाल के आप लिख लीजिएगा कि एक तो बहुपत्नी यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिली, बहुपत्नी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी जो एक राजा जो था वो सभा में यहाँ पर देखा गया है कि 3-4 पत्नियाँ यहाँ पर थी उसकी, तो बहुपत्नी विवाह भी हमें देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे ये हो गया था क्योंकि दयनीय स्थिति हो गई थी महिलाओं की। अब इसके अलावा बात करें हम किसकी? प्रथाओं के बारे में। तो प्रथाएं कौन कौन सी थी उस टाइम पे? प्रथाएं कौन कौन सी मौजूद थी? तो प्रथाएं हमने जैसे कि ऋग्वेदिक में कौन कौन सी थी? तो पहली थी, हमें यहाँ पर पहली जो देखने को मिली थी वो मिली थी नियोग। दूसरी हमें देखने को मिली थी कौन सी? दूसरी हमें यहाँ पर दास। और तीसरी हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिलती है? तो बाल विवाह। क्या देखने को मिली? बाल विवाह। हमें 3 यहाँ पर जो है वो प्रथाएं देखने को मिली। 3 प्रथाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा और हमें यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर जो है वो 3 विवाह वो प्रथाएं हमें देखने को मिली, जिसमें से हमें कुछ विवाह जो वो थे प्रथाएं अभी भी यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिली थी। कौन सी? अगर प्रथाओं की बात करें तो हमें प्रथाएं यहाँ पर जो है वो अभी भी यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिली। कौन कौन सी? तो हमें बात करें कि किसकी? एक हमें देखने को मिली थी कौन सी? सती प्रथा। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर और हमें क्या देखने को मिली? पर्दा प्रथा। इन प्रथाओं का उल्लेख हमें नहीं मिलता। हमें इन प्रथाओं का उल्लेख देखने को क्या नहीं मिलता? देखने को नहीं मिलता है। तो आप जान लीजिए कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा हमें देखने को नहीं मिलता। केवल नियोग प्रथा तो पहले भी थी और दास प्रथा पहले थी, बट बाल विवाह यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो बाल विवाह यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलती हैं। ये हमारी बातें हो गई, प्रथाएं हो गई। अब चलिए बात करते हैं डिटेल से हम विवाह, और बात करेंगे किसकी? विवाह, और हम बात करेंगे संस्कार के बारे में। तो विवाह और संस्कार के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे अब। तो विवाह और संस्कार के बारे में चलिए डिटेल से हम बात कर लेते हैं। बात करेंगे किसकी? विवाह। विवाह की बात करें तो विवाह जो है वो मैंने बताया कि मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं, बट मोटे मोटे तौर से अगर बात करें तो 2 प्रकार के भी देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन सी बात करें तो 2 प्रकार के हमें एक तो हमें देखने को मिलता है 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के सबसे पहले देख लेते हैं 2 प्रकार के विवाह। 2 प्रकार के विवाह में हमें यहाँ पर पहला विवाह यहाँ पर जो है वो देखने को कौन सा मिलता है? पहला विवाह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें कौन सा? जिसमें लड़का, देखिए कौन कौन सा नाम ही लिख देता हूं पहले, फिर आप मैं डिटेल से बताऊंगा। क्या थी? अनुलोम विवाह, और दूसरा मिलता है प्रतिलोम विवाह। तो हमें यहाँ पर जो है वो 2 प्रकार के विवाह देखने को मिले, अनुलोम और प्रतिलोम। जिसमें से अगर बात करें अनुलोम कैसा विवाह था, तो अनुलोम विवाह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें लड़का उच्च वर्ग या उच्च वर्ण का या वर्ग का मान सकते हो, और लड़की जो है वो निम्न
वर्ण की यहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो विवाह कैसा होता है? अनुलोम विवाह देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर लड़का उच्च वर्ण और प्लस लगा रहा हूं, और लड़की निम्न वर्ण की, तो वो विवाह कौन सा हो गया? अनुलोम विवाह। इसके अलावा अगर प्रतिलोम विवाह की बात करूं तो प्रतिलोम विवाह में यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगी? लड़की उच्च वर्ण प्लस लगा रहा हूं, और लड़का निम्न वर्ण। तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता था? प्रतिलोम विवाह कहा गया। तो हमें मोटे मोटे तौर से दो प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें मनुस्मृति के अनुसार, कौन सी? मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, जिसमें अगर बात करें यहाँ पर, जिसमें 4 विवाह प्रशंसनीय और शेष 4 विवाह निंदनीय विवाह मिलते हैं। तो कैसे कैसे विवाह मिले हमें? विवाह मिलते हैं 4 तो प्रशंसनीय, कौन कौन से? प्रशंसनीय, और 2 हमें यहाँ पर जो है वो 4 हमें निंदनीय विवाह मिलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। डिटेल से हम बात करेंगे 4 कौन से ऐसे करके 8 विवाह देखने को मिलते हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार 8 विवाह की चर्चा करते हैं हम अब। तो कितने प्रकार के? 8 प्रमुख विवाह, 8 प्रकार। कितने प्रकार? 8 प्रकार, जिसमें से हम बात करेंगे डिटेल से एक एक करके, क्योंकि एक साथ लिखवाऊंगा तो अभी जो है वो बोर्ड वापस से मिटाना पड़ेगा, दोबारा से रिपीट करना होगा। तो मैं एक एक लिखाते जाता हूँ और उसके बारे में आपको बताता जाता हूँ कि ये विवाह कैसा था। तो पहला विवाह की बात करें यहाँ पर, पहला विवाह कौन सा था? तो पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ब्रह्म विवाह। कौन सा देखने को मिला? ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह कैसा होता है? ब्रह्म विवाह हमें यहाँ पर जो है वो जिसमें लड़की की भी सहमति हो, परिवार की भी सहमति हो, जो सहमति के अनुसार दोनों की सहमति से यहाँ पर जो है वो विवाह किया जाता है, वो कौन सा विवाह होता है? ब्रह्म विवाह होता है। तो क्या होता है? लड़की की सहमति से विवाह। तो ये विवाह कौन सा हो गया? ब्रह्म विवाह, जिसमें ज़्यादातर अभी यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट में लड़की की सहमति भी हो जाती है, परिवार की सहमति से भी हो जाती है। दोनों वर और वधू के पक्ष वाले दोनों की सहमति से जो विवाह होता है वो कौन सा होता है? ब्रह्म विवाह यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करें, सेकंड विवाह की हम बात क्या करें? इसके साथ साथ में एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लीजिएगा कि ब्रह्म विवाह लड़की की सहमति से यहाँ पर जो है वो होता था, और समान वर्ण में यहाँ पर देखने को मिलता है। किसमें?
समान वर्ण में विवाह। किसमें समान वर्ण में विवाह यहाँ पर देखने को मिलता है, और लड़की की सहमति से यहाँ पर जो है वो विवाह किया जाता था। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलते हैं दूसरे विवाह कौन सा था, दूसरा प्रकार ब्रह्म विवाह के बाद में आता है देव विवाह। तो देव विवाह कैसा था? देव विवाह में क्या था कि जो पुरोहित होता था, यज्ञ अनुष्ठान जो पूजा पाठ करता था या आता था यज्ञ करने, तो जो पुरोहित होता था उनको यहाँ पर जो है वो क्या करते थे, अपनी पुत्री जो है वो दान में दे दिया जाता था, या फिर पुत्री का विवाह जो है वो पुरोहित से कर दिया जाता था। तो उस विवाह को क्या कहा गया? देव विवाह कहा गया। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें? इसमें हमें यहाँ पर जो है वो पुरोहित के साथ विवाह, पुरोहित क्या देखने को मिला? पुरोहित के साथ विवाह, पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था। किसकी? पुरोहित के साथ विवाह किसकी? जो लड़की होती थी उसका पिता के द्वारा पुरोहित के साथ यहाँ पर जो है विवाह कर दिया जाता था। क्यों कर दिया जाता था? जो है वो यज्ञ के जो है वो ये बात करें अगर, तो यज्ञ जो करने आते थे तो पैसों के बदले क्या कर दिया जाता था? अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाता था। पिता द्वारा दान दे दिया जाता था। किसको? पुरोहित को। इसमें यहाँ पर जो है वो जरूरत नहीं थी कि यहाँ पर जो है लड़की की सहमति हो। इसमें जो पिता के द्वारा जो होता, पुरोहित को यहाँ पर जो है अपनी कन्या दान दी जाती थी। पिता के द्वारा कन्यादान क्या दिया? कन्या को दान में दे दिया जाता था। यहाँ पर किसके बदले? यहाँ पर जो है वो यज्ञ अनुष्ठान करने आते थे, उसके टैक्स के रूप में, चार्ज के रूप में, कर के रूप में जो है वो कन्या का यहाँ पर दान दे दिया जाता था। तो ये हो गया विवाह। कौन सा गया? देव विवाह। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम तीसरे, अगर विवाह की बात करें तो हमें कौन सा देखने को मिलता है? तीसरा विवाह हमें देखने को मिलता है आर्ष विवाह। तो तीसरा विवाह में क्या देखने को मिला? आर्ष विवाह। कौन सा? आर्ष विवाह। इसमें आर्ष विवाह में हमें क्या देखने को मिला? आर्ष विवाह में हमें यहाँ पर देखने को मिला कि वर पक्ष के द्वारा 2 गायें यहाँ पर जो है वो वधु पक्ष को दी जाती थी। कन्या के बदले यहाँ पर जो है वो वर पक्ष के द्वारा 2 गायें जो है वो वधु पक्ष को दी जाती थी। आपको पता होगा हमने ऋग्वेदिक काल में बात किया था कि जो गायें होती हैं वो गायें जो है वो बहुत ही कीमती होती थी, संपत्ति के रूप में माना जाता था। इस वजह से तो गाय जो थी वो वधु के यहाँ पर जो है वो वधु के बदले क्या किया जाता था? दान में दी जाती थी। तो वधु के बदले किसको? वधु पक्ष को क्या किया जाता था? गाय 2 गायें दी जाती थी। तो 2 गायें क्या दी जाती थी? वर पक्ष के द्वारा 2 गायें वधु पक्ष को देना। तो इसमें कैसे विवाह होता था? वर पक्ष के द्वारा 2 गायें वधु पक्ष को देकर यहाँ पर विवाह किया जाता था। विवाह पक्ष को देकर विवाह। तो जो विवाह होता था वो कौन सा होता था? आर्ष विवाह। इसमें जो था वो वधु के बदले क्या किया जाता था? 2 गायें दी जाती थी और फिर विवाह किया जाता था। तो क्या हो गया? आर्ष विवाह हो गया। इसके बाद में चलते हैं आगे बात करें हम, तो आगे हमारा आता है फिर कौन सा? चौथा विवाह कौन सा आता है? प्रजापत्य। कौन सा आया? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो प्रजापत्य विवाह में हमें यहाँ पर जो है वो प्रजापत्य विवाह में हमें जो है वो कन्या की
बिना सहमति, बिना सहमति के कुलीन पिता के द्वारा या परिवार के द्वारा, पिता या परिवार के द्वारा कुलीन वर्ग के लड़के से विवाह कर देना। तो इसमें लड़की की यहाँ पर जो है वो सहमति नहीं होती थी और पिता और परिवार के द्वारा क्या किया जाता था, कुलीन वर्ग के लड़के से जो है वो विवाह कर दिया जाता था, या जिसमें लड़की की सहमति नहीं होती थी और उसमें परिवार की सहमति होती थी, और यहाँ पर जो किसी लड़के के साथ में, श्रेष्ठ लड़के के साथ में जो है वो विवाह कर देना क्या कहा गया, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य में अक्सर यहाँ माना जाता है, जैसे कि अभी लेटेस्ट की बात करें कि जो गवर्नमेंट जॉब लग गया और उसमें जो है वो परिवार गवर्नमेंट जॉब की या फिर किसी भी कारणवश जो है वो उनको देखकर उनसे विवाह कर दिया जाता था, लड़की की भले उसमें सहमति हो या नहीं हो, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो वो कौन सा हो गया, प्रजापत्य विवाह हो गया। अब इसके बाद में बात करें, यहाँ पर आता है कौन सा, पांचवा विवाह में देखने को मिलता है। देखिए ये चारों विवाह क्या थे, यहाँ पर जो है वो अच्छे विवाह माने गए। अब जो चार आएंगे वो यहाँ पर जो है वो जो वह निंदनीय विवाह माने गए। तो पांचवा अगर बात करें तो कौन सा आया, तो गंधर्व। कौन सा आया, गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह में हमें क्या देखने को मिला, तो गंधर्व विवाह में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि गंधर्व विवाह कैसा होता था। तो गंधर्व विवाह अभी लेटेस्ट की अगर बात करें तो प्रेम विवाह को कह सकते हैं। प्रेम विवाह क्या होता था, प्रेम विवाह। जो वर्तमान में प्रेम विवाह होता है वो गंधर्व विवाह में ही होता है। तो गंधर्व विवाह कैसा हुआ, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह में क्या होता है कि लड़के और लड़की की सहमति होती है, बट परिवार की इनकी सहमति नहीं होती है, और वो जो है वो प्रेम विवाह होता है। प्रेम प्रसंग जिसे बोलते हैं वो गंधर्व विवाह में यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें वो बाहर जाके रहते हैं, जैसे भी वो अपनी मर्जी से रहते हैं, और कई रीजन होते हैं, ये कुछ टाइम के लिए रहता है प्रेम विवाह। तो गंधर्व विवाह कैसा हो गया, प्रेम विवाह जो लेटेस्ट में अभी आप उससे उदाहरण ले सकते हो प्रेम विवाह से। बात करें आगे हम बात करेंगे 6 नंबर का। तो बात करें हम 6 नंबर का, तो 6 नंबर पे हमें देखने को मिलता है असुर विवाह। तो असुर विवाह कौन सा होता है, असुर विवाह में यहाँ पर जो है वो, जिसमें यहाँ पर जो है वो कन्या के बदले पैसे देकर जो है वो कन्या को खरीदा जाता हो। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हैं जिसमें कन्या को खरीद कर विवाह करना। कन्या को खरीदकर विवाह करना कैसा विवाह है, असुर विवाह माना जाता है, जिसमें जो है वो पिता के द्वारा, परिवार के सम्मिलित सदस्यों के द्वारा महिलाओं को, कन्या को जो है वो खरीद लिया जाता है और उसके बाद में जो विवाह किया जाता है वो कैसा विवाह हो गया, असुर विवाह, जिसमें जो है वो कन्या के बदले पैसे दिए जाते थे। तो वो विवाह कौन सा गया, असुर विवाह। चलिए बात करें 7वां की बात, तो 7वां हमें कैसे देखने को मिलता है, राक्षस विवाह हमें देखने को मिलता है। राक्षस विवाह की बात करें कैसा, राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह किसे कहा गया, जिसमें कन्या को क्या किया गया, जिसमें अपहरण करके जो विवाह किया गया वो कैसा विवाह था, राक्षस विवाह। तो जिसमें अपहरण करके विवाह करना
देखिए इसमें क्या होता था, अपहरण कर लिया जाता था, फिर जो था वो क्या शारीरिक संबंध बनाया जाता था, अपहरण करके कन्या के साथ में क्या किया जाता था, कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाकर फिर विवाह कर लिया जाता था। कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता था। तो शारीरिक संबंध कब बना लिया जाता था, उससे शारीरिक संबंध अपहरण करके शारीरिक संबंध बनाकर जो है वो विवाह कर लिया जाता था। वो कैसा विवाह हो गया, राक्षस विवाह। इसके बाद में आखिरी बात करें तो 8वां हमें यहाँ पर कौन सा विवाह देखने को मिला, हमें देखने को मिला पेशाच। कौन सा, पेशाच विवाह। अगर इस विवाह की बात करें हम तो पेशाच विवाह किसे कहते हैं, तो पेशाच विवाह में अगर बात करें तो बेहोशी की हालत में जो लड़की होती है या फिर कन्या होगी, तो बेहोशी की हालत में जिस भी कन्या या वधू का कन्या या महिलाओं को जो है वो उठाकर ले जाया जाता है और बेहोशी की हालत में उससे शारीरिक संबंध बनाया जाता है, और बेहोशी की हालत में शारीरिक संबंध बना के उससे विवाह करना क्या कहला गया, पेशाच विवाह कहा गया। तो बात करें यहाँ पर मदहोशी में, क्या, मदहोशी में शारीरिक संबंध बनाकर विवाह करना। तो कैसा हो गया, मदहोशी में शारीरिक संबंध बनाकर जो है वो विवाह कर लिया जाता था, वो कैसा विवाह हो गया, पेशाच विवाह। तो कुछ ये 8 विवाह हमें देखने को मिलते हैं। इन 8 विवाह से हमें सारी चीज़ें पता चल गई, कैसे क्या कौन सा विवाह हो गया, सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे जो संस्कार होते हैं, प्रमुख संस्कार हमें जो मनुस्मृति के अनुसार 16 संस्कार मिलते हैं, उनकी बातें करते हैं और उनको भी बताता हूँ आपको। तो अब बात यहाँ पर करेंगे जो मनुस्मृति के अनुसार जो है वो 16 संस्कार हमें देखने को मिलते हैं। नोट डाल के आप लिख लीजिएगा कि जो है वो प्रमुख संस्कार की हम बात कर रहे हैं, किसकी, प्रमुख संस्कार, प्रमुख संस्कार। ये किसके अनुसार है, मनुस्मृति के अनुसार। किसके अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार। तो किसके अनुसार है, मनुस्मृति के अनुसार है। प्रमुख जो संस्कार है वो कितने हैं, संख्या की बात करें तो संख्या है हमें 16 है। तो हमें 16 संख्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल से हम बात करते हैं। तो बात करें पहला कौन सा है, पहला हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो पहला हमें देखने को मिलता है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें क्या देखने को मिलता है, पुत्र जन्म का उद्देश्य। तो इसमें क्या देखने को मिला, पुत्र जन्म का उद्देश्य के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो गर्भाधान संस्कार किया जाता है उसके द्वारा जो है वो पुत्र जन्म का उद्देश्य यहाँ पर रखा जाता है कि पुत्र की यहाँ पर जो है वो जन्म हो, किसका, पुत्र का जन्म हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पर दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर पुंसवन संस्कार। तो यहाँ पर देखने को मिलता है, इसमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है वो पुत्र रत्न की कामना। इसमें क्या की जाती है, पुत्र रत्न की कामना की जाती है। क्या की जाती है, पुत्र रत्न की कामना की जाती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, इसके अलावा बात करें तीसरा, तो यहाँ पर सीमांतोन्नयन संस्कार। तो इसमें क्या की जाती है, यहाँ पर गर्भ में महिला के गर्भ में
बच्चे की रक्षा। तो बच्चे की रक्षा घरों में कौन सा की जाती है? सीमांतोन्नयन। ये कौन कौन से महीने में की जाती है अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरा, चौथा, आठवां। तो इस महीने में यहाँ पर जो है वो ये की जाती है, सॉरी, तीसरा, चौथा और आठवां महीने में यहाँ पर जो है वो सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है, जिसमें घरों में बच्चा जो पल रहा होता है उसकी रक्षा के लिए यहाँ पर जो है कामनाएं की जाती है। और जैसे कि देवीय शक्तियों के बारे में जो होती है, भूत प्रेत अंधविश्वास जिनकी बात मानते हो, जैसे कि वो सभी की यहाँ पर जो है वो बच्चे की रक्षा के लिए। इसके अलावा बात करें यहाँ पर बात आता है किसका? हमारा आता है चौथा। तो चौथा हमें यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है? चौथा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जात कर्म संस्कार। कौन सा देखने को मिला? जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म संस्कार में हमें और क्या देखने को मिलता है? तीसरा, चौथा और आठवां माह में। जात कर्म संस्कार में क्या किया जाता है? पिता के द्वारा जन्म के बाद, अब जन्म में कुछ भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, यहाँ पर पुत्री भी हो सकती है। तो जन्म के बाद शहद चटाया जाता था। तो क्या देखने को मिला यहाँ पर? शहद जो पिता के द्वारा क्या किया जाता था? जात कर्म के संस्कार के अनुसार यहाँ पर जो था वो जन्म के बाद शहद जो है वो चटाया जाता था। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पर? देखिए, शहद भी देखने को मिलता है और कई बार यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो मधु मतलब भी यहाँ पर शहद होगा, क्योंकि मधुमक्खी का ही तो शहद होता है। तो मधु और शहद दोनों देखने को मिल सकते हैं। कौन सा? शहद। तो इसके अलावा बात करें, यहाँ पर हमने बात की 4 की। पांचवा की अगर पांचवे की बात करने से पहले हम थोड़ा मिटाते हैं। पांचवा हम कौन सा बात करेंगे? पांचवा आ जाता है हमारा नामकरण संस्कार। कौन सा हमें देखने को मिलता है? नामकरण संस्कार देखने को मिलता है। पांचवा हमें जो है वो देखने को मिलता है नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार में अंतर्गत क्या होता है? जो बालक है, क्या है? बच्चे का नाम रखा जाता है। बच्चे का क्या रखा जाता है? नाम रखा जाता है। इसके अलावा बात करें और क्या रखा जाता है, तो बच्चे का नाम यहाँ पर क्या रखा जाता है? नामकरण संस्कार के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो है वो छठा आ जाता है हमारा नामांकरण के बाद में जो है वो कौन सा देखने को मिलता है? अनिष्क्रमण। कौन सा आता है? अनिष्क्रमण संस्कार। तो अनिष्क्रमण संस्कार के द्वारा क्या होता है कि बच्चे को जो है वो 4 महीने या 4 महीने बाद, 4 माह बाद जो है वो बाहर निकाला जाता है, क्योंकि सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, या घर से बाहर, कई रीजन होते हैं, घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य का दर्शन करवाया जाता है। आप ये मान के चलिए। तो क्या किस लिए? घर से बाहर निकालते हैं, घर से बाहर निकालते हैं और सूर्य को दिखाते हैं। सूर्य को क्या करते हैं? दिखाते हैं। इसके अलावा बात करें कितने यहाँ पर माह में जो है वो 4 माह
में। तो कितने माह में? 4 माह की बात हो गई है। बात करते हैं 7वां। 7वां में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? नामांकन हो गया, अनिष्क्रमण हो गया, हमारा आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन क्या हो जाता है? अन्नप्राशन तो संस्कार होता है जिसमें जो है वो क्या करवाया जाता है? जिसमें बच्चे को क्या करवाया जाता है? बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। क्या? पहली बार जो बच्चों को अन्न खिलाया जाता है, अन्न में क्या क्या होता है? चावल और खीर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? चावल व खीर। तो चावल व खीर जो है वो बच्चों को खिलाया जाता है। ये बात हो गई 7वां। अब बात करें 8वां। तो यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है? 8वां में यहाँ पर जो है वो चूड़ा कर्म यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए अन्नप्राशन जो संस्कार होता है वो लगभग जो है वो 6 माह बाद, तो 6 माह बाद यहाँ पर करवाया जाता है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं हम चूड़ा कर्म की। कौन सा 8वां संस्कार आ गया है? तो बात करें यहाँ पर 8वां चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म संस्कार, तो इसमें क्या किया जाता है? बच्चे का जो है वो बच्चे का मुंडन या बाल काटना ये आप देखने को मिल सकता है। तो मुंडन कब करवाया जाता है? ये जो है वो लगभग जो है वो 8-9 महीने बाद में करवाया जाता है। तो यह है बच्चे का मुंडन करवाया जाता है चूड़ा कर्म के अनुसार। इसके बाद में बात करें 9वां क्या है? तो 9वां में यहाँ पर कर्ण वेदन संस्कार। तो कर्ण वेदन संस्कार में यहाँ पर बच्चे का क्या करवाया जाता है? बच्चे का कान गोदा जाता है। कान गोदा जाता है या कान बींदा जाता है। जो कान होते हैं इनमें यहाँ पर जो है वो कान बींदे जाते हैं। तो क्या हो गया? कर्ण वेदन संस्कार हो गया। बात करें 10वां। तो 10वां होता है विद्या। क्या होता है? विद्या आरंभ। क्या होता है? विद्या आरंभ संस्कार, जिसमें अगर बात करें तो पहली बार बच्चे को ओम लिखाया जाता है। क्या लिखाया जाता है? ओम लिखना सिखाते हैं। ओम लिखाया जाता है, ओम लिखना सिखाते हैं। तो क्या करवाया जाता है? पहली बार ओम लिखाया जाता है। और इसके अलावा बात करें और क्या देखने को मिलता है इसमें? तो इसमें हमें और क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें बोला जाता है कि इसमें इस संस्कार के अनुसार बच्चे को चित्रों को जाना जाता है। जानना पहचानना सिखाया जाता है। क्या? चित्रों को जानना पहचानना सिखाया जाता है। जैसे कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि चित्र कैसा है, हंसने लग जाता है। और वो चीज़ें यहाँ पर जो है वो क्या होता है? इस विद्यारंभ संस्कार में किया जाता है। बात करें आगे, हमारा आता है 11वां। तो हमें जो है वो 11वां यहाँ पर देखने को मिलता है जो है उपनयन संस्कार।
तो उपनयन संस्कार के अनुसार हमें क्या देखने को मिलता है? तो उपनयन संस्कार के अनुसार हमें जो है वो देखने को मिलता है, तो उपनयन संस्कार के अनुसार हमें देखने को मिलता है कि बालक को जब वो विद्या सीखने के लिए निपुण हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसको क्या है, ऋषि के पास में विद्या ग्रहण करने के लिए जो है वो ले जाया जाता है। और ऋषि के द्वारा क्या है, वो उपनयन संस्कार बालक का जो है वो गायत्री मंत्र के द्वारा जो है वो उपनयन संस्कार करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है आपके, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत जो है वो बार पूछा जाता है, तो ये वाला और चूड़ाकर्म वाला भी पूछा जाता है। तो उपनयन संस्कार जो है वो कब करवाया जाता है? लगभग 8 से 9 महीने, 8 से 9 साल में यहाँ पर जो है वो चूड़ाकर्म संस्कार यहाँ पर करवाया जाता है। कई बार जो है वो कईयों में यहाँ पर 6 साल भी देखने को मिलता है। तो उपनयन संस्कार जो है वो आपको मैंने बात किया था उत्तर वैदिक काल में जो है वो महिलाएं नहीं कर सकती थी। इसके अलावा बात करें तो कौन नहीं कर सकता था? शूद्र यहाँ पर जो है वो उपनयन संस्कार नहीं करते थे, केवल क्षत्रिय और जो है वो वैश्य और ब्राह्मण ही यहाँ पर कर पाते थे। तो इसमें क्या था, उपनयन संस्कार में गुरु के पास में यहाँ पर जो है वो जब वो सक्षम हो जाता था विद्या ग्रहण करने के लिए, जो है वो तैयार हो जाता था, उस टाइम पे ऋषि के पास में, गुरु के पास में ले जाया जाता था और उसको जो है वो उपनयन संस्कार के माध्यम से विद्या आरंभ करवाई जाती है, विद्या ग्रहण करने के लिए आरंभ करवाई जाती है। गुरु के शरण में यहाँ पर जो है उसको भेज दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुरु के शरण में क्या, गुरु के शरण में भेज दिया जाता है, गुरु के शरण में भेज दिया जाता है। इसी के साथ में अगर और बातें करें तो यहाँ पर जो है वो बालक के विद्या ग्रहण के लिए निपुण होने पर, निपुण होने पर क्या करवाया जाता था? उपनयन संस्कार करवाया जाता था। इसमें जो है वो गुरु गायत्री मंत्र के साथ में उपनयन संस्कार करता था। तो क्या करता था? उपनयन संस्कार जो है वो गुरु जो था गायत्री मंत्र के द्वारा जो है, गुरु ऋषि जो थे वो गायत्री मंत्र के द्वारा जो है वो उपनयन संस्कार करके जो है वो उनके अपने शरण में ले लेते थे और उनको विद्या ज्ञान यहाँ पर दे देते। तो ये सभी चीज़ें हमने बात की, 11वें तक हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं 12वां कौन सा आता है, तो हम बात करते हैं आगे। तो हम बात करते हैं, अब आता है 11वां, हमने बात कर लिया उपनयन। 12वां नंबर पे बात करें तो 12वें नंबर पे आता है यहाँ पर जो है वो वेदा आरंभ संस्कार। तो इसमें वेदारंभ में क्या किया जाता था? इसमें जो है वो गुरु जो था, गुरु के द्वारा या ऋषि के द्वारा यहाँ पर वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया जाता था। तो इसमें वेदों का अध्ययन करवाया जाता था। वेदारंभ संस्कार करके क्या किया जाता था? वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया जाता था, यानी बच्चों को, बालकों को जो है वो वेदों के बारे में ज्ञान देने लग जाते थे। तो यहाँ पर वेदारंभ हो गया। इसके बाद में आता है 13वां में क्या देखने को मिलता है? 13वां में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है केशांत। तो केशांत संस्कार, केशांत संस्कार में हमें क्या देखने को मिलता है कि बालक के
सिर और दाढ़ी, सिर और दाढ़ी क्या थी, मुड़ाई जाती है, मुड़ाई जाती थी, मुड़ाई जाती है या कटवाई जाती है, आप समझ जाइएगा कि बाल और दाढ़ी मुड़ाई जाती थी, कटाई जाती थी, आप ये मान के चलिए। तो बालक की दाढ़ी और मूछ मुड़ाई जाती थी, मुड़ाई जाती थी या कटाई जाती थी। तो यह आपको देखने को मिलेगा किसमें, केशांत संस्कार में। इसके अलावा बात आती है हमारी 14 पॉइंट की। तो 14 पॉइंट हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है, 14 देखने को मिलता है समावर्तन संस्कार। क्या देखने को मिलता है, समावर्तन संस्कार, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जब बालक है विद्या ग्रहण करके जब घर लौटता है तो वो कौन सा संस्कार होता है, विद्या समाप्त होने पर जो है वो समावर्तन संस्कार करवाया जाता है। इसके बाद में जो है वो 25 साल का यहाँ पर जो है वो हो जाता है, 25 साल की उम्र में जो है वो विद्या ग्रहण करके जो है वो घर की ओर लौटता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उस संस्कार को समावर्तन संस्कार कहलाता है, जिसमें बालक विद्या में निपुण होने पर इसमें बोल सकते हो 25 वर्ष में, क्योंकि आश्रमों के बारे में आपने जाना था कि गृहस्थ आश्रम में क्या करते थे, बालक जो है वो 25 साल तक पढ़ते थे, और जैसे ही यहाँ पर जो है वो समावर्तन जो है वो बालक विद्या ग्रहण करके निपुण होकर घर की ओर गमन यानी घर की ओर आना, क्या था, घर की ओर आना, यानी शिक्षा प्राप्त करके जब घर की ओर आता है बालक, तो उसको क्या था, समावर्तन के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके वो घर की ओर आता था, तो वो समावर्तन संस्कार यहाँ पर माना जाता था। तो यहाँ पर हो गया समावर्तन संस्कार यहाँ पर, और इसके बाद में समावर्तन संस्कार करके जो है वो बालक को क्या करवाया जाता था, विवाह की ओर भेज दिया जाता था। इसके बाद में जो आएगा संस्कार वो विवाह संस्कार देखने को मिलता है। तो इसमें मान के चलेगा कि शिक्षा इसमें पूर्ण कर लिया जाता था, क्या, शिक्षा पूर्ण। तो इसमें क्या किया जाता था, शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार कर दिया जाता था और घर की ओर उसे भेज दिया जाता था। तो बात करेंगे हम 15वां जो भी संस्कार है उसकी बात। तो हमारा जो है वो 15वां कौन सा आता है, 15वां आता है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार में हमें क्या देखने को मिलता है, विवाह संस्कार में हमें जो है वो विवाह और संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त होना। तो क्या था, विवाह संस्कार के अंतर्गत विवाह करता था और संतान उत्पन्न करके जो है वो पितृ ऋण से क्या हो जाता था, मुक्त हो जाता था। तो कौन से संस्कार में आता है, विवाह संस्कार। इसके बाद में आखिरी कौन सा आता है, आखिरी आता है अंचेष्टि संस्कार। तो अंचेष्टि संस्कार के बारे में बात करें तो ये मृत्यु उपरांत यहाँ पर जो संस्कार किए जाते थे, अंचेष्टि संस्कार। मृत्यु उपरांत बाद में जो होता है दाह संस्कार होता है
ये काफ़ी चीज़ें होती है। 4-5 जो है वो संस्कार माने जाते हैं अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत। दाह संस्कार, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, आंशिक पूर्ण दाह और दाह संस्कार, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से जो है वो सभी संस्कार हमारे जो है वो समाप्त हो चुके हैं। फिलहाल हमने सारी चीज़ें बात कर ली है, सामाजिक जीवन के बारे में सभी पहलुओं पर गौर किया। अब हमारा जो है वो धार्मिक और आर्थिक यहाँ पर जो है वो जीवन की बातें करेंगे और इसके साथ में वैदिक सभ्यता का समाप्त करेंगे और आगे चलेंगे। तो फिलहाल कल की वीडियो में अगर कल जो है वो बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, धार्मिक जीवन की बात करेंगे। तो इस चैनल को भी लाइक कर दीजिए ना। इतने लास्ट तक वीडियो देखने के लिए सभी का पहले तो धन्यवाद। और यहाँ पर जो है वो कल क्या जो है वो आर्थिक जीवन की बात करेंगे। फिलहाल सभी साथियों को यहाँ पर जो है वो कहना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस का यहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है वो बैच चलाया जा रहा है। बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें आपको दी जा रही है। तो सपोर्ट करो और अच्छे यहाँ पर जो है वो चैनल को शेयर करो और भी साथियों को इस चैनल का लाभ उठाने का मौका दो। तो वीडियो को समाप्त करते हुए यहाँ पर फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।